स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, अवधेश कुमार जी हमारे मेहमान। आगे बढ़ेंगे अब हम खबरों में। बड़ी खबर एक बार फिर जरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा का जो आदेश दिया SC ST रिजर्वेशन में, उसको लेकर के विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अलग अलग नेता इसको बता रहे हैं कि ये जनहित में नहीं है, कम से कम दलितों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके पीछे जो वजह दी जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा। जो एक प्रमुख बात जिसे चिराग पासवान ने भी कही, चिराग पासवान ने कहा कि आप आरक्षण को किसी भी तरीके से यूं ना देखिए कि किसी को लाभ मिल गया तो वो समाज में अब स्थापित हो गया। वो लड़ाई किसी के आर्थिक वो लड़ाई है ही नहीं, वो लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। आज अगर कोई बहुत ऊंचे पद पर भी कोई दलित बैठा हुआ है तो लोग उसको, बहुत से लोग उसको आज भी दलित की निगाह से ही देख रहे हैं, तो वो आज भी प्रताड़ित है। इसलिए ये कह देना कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है कि जिसको एक बार लाभ मिल गया उसको बाहर कर दो, दूसरे को लाभ दो, ये दलितों के मामले में ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। इस पर हम लोग आप बात करेंगे। फिर इसका रिवर्स आर्गुमेंट ये है कि अगर कोटा या रिजर्वेशन वो काम कर ही नहीं रहा है उसके सामाजिक उत्थान की, या समाज में एका का कोई एका हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या? दोनों पहलू हैं, इस पर आगे हम लोग बहस करेंगे। आपको मैं मायावती जी का बयान सुनाऊंगा, चिराग पासवान और ओपी राजभर। इसमें चिराग पासवान ओपी राजभर दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं इनके, लेकिन इनकी राय अलग है। ओपी राजभर इस फैसले के साथ है, चिराग पासवान इस फैसले के खिलाफ है, और मायावती तो खिलाफ है। सुन लीजिए तीनों बयान। जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है, और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं। हमारा मत है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं लगभग 22 साल से कि जो आज के तारीख में DM SP DIG IG DGP राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? उसी तरह बैकवर्ड में हो गया तो उसको क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करो। जो गरीब कमजोर हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए आपने तीनों क्या आर्गुमेंट सुने। मायावती जी तो कह रही हैं इससे इतने विवाद पैदा होंगे कि भाई ये आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं आरक्षण का जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ, या जिसको एक बार आरक्षण मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको आप बाहर कर दीजिए। उल्टी इसके विपरीत बात बता रहे हैं ओपी राजभर। कह रहे हैं जिनको मिल गया वो तो राष्ट्रपति बन गया है एक किस्म का, उस अपने समाज का, उसको बाहर करो, अब किसी और को दो। अभी तो विवाद एक नेता की बात दूसरे नेता के सामने है, कैसे विवाद हल होगा ये? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नेता जितने बोल रहे हैं वो सब अपनी अपनी राजनीति बोल रहे हैं, और मैं बार बार इसको कहता हूं कि कोई भी ऐसा सुधार का काम होता है तो जिनके पास थोड़ी सत्ता होती है, ताकत होती है, वो लोग उसका विरोध करते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा था तो क्या कह रहे थे कि भाई जमींदार लोग सबका भला करते हैं, तो जमींदार रहेगा और सारे लोगों को वो जिसको कहते हैं कि वो कुछ दान देता रहेगा। जब आरक्षण लगा, और आज भी मैं ये कहता हूं कि आरक्षण दरअसल विसंगति वहीं हो गई जब आप अनुसूचित जनजाति और जाति के बाद आपने ओबीसी का कैटेगराइजेशन करना शुरू किया। होना क्या चाहिए था, ये मेरी निजी राय है, होना ही चाहिए था कि आप SC ST में ही उन जातियों को शामिल करते जिनको आपको लगता है कि आरक्षण देना है, और जो ओबीसी को इसमें शामिल करते मतलब ये एकदम अलग, ये मेरी राय शुरू से रही है। क्योंकि आपने जैसे ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, अब 100 में आप कहेंगे कि 50% हो गया है, 60 70 80 रिजर्वेशन देंगे, तो आप कौन सा कॉम्पिटिटिव समाज बनाएंगे? मतलब आप किसी भी देश में
कहीं आप जिसको कहते हैं ना कि कोई भी आप एक्शन मान लीजिए, अफर्मेटिव मान लीजिए, सोशल ऑपरेशन मान लीजिए, वंचित मान लीजिए, तो मुख्य धारा में लाने का एक तरीका होगा ना। और अगर आप 50, 60, 70% करके भी मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं तो फिर उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जो न्यायाधीश BR गवई कह रहे हैं, दोनों ही उनकी बात कि IAS IPS का बेटा और सामान्य जो अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। ट्रेन में पहली बार आप घुस गए, सीट आपको मिल गई तो आप दूसरे को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि सीट पे पता चला कि आप लेट के चले आ रहे हैं और तब आपको बैठ के आना पड़ेगा। हो सकता है बैठने में भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि और ज्यादा हो। तो मुझे लगता है सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। मायावती डब्बे के अंदर है इसलिए विरोध कर रही है। नहीं, मायावती डब्बे के अंदर नहीं है, मायावती डब्बे के अंदर है, लेकिन वो दबाई जा चुकी है, उनकी जगह ली जा चुकी है। अभी के चुनाव का परिणाम देखिए ना, जो वो SC कॉन्स्टिट्यूएंसी कहती थी, वो SC कॉन्स्टिट्यूएंसी हिल चुकी है, इसलिए वो विरोध कर रही है। नहीं, उनका जो वोटर है, उनका जिसको आप जाटा वोटर मायावती जी हम लोग, हाँ, वो लाभ वाला वोटर, वो लाभ वाला वोटर है, बिल्कुल। तो उनको लग रहा हमारा लेकिन अब छिन इसका जाएगा। नुकसान समझिए, इसका नुकसान समझिए, इसमें जिस पार्टी ने इसका विरोध किया वो पार्टी जाटो पासवान के अलावा सारे वोटर उसके गायब हो जाएंगे, समझ लीजिए। वाल्मीकि महार से लेकर जिसने विरोध किया उसको नहीं जिसने मिलेगा। विरोध किया उसको नुकसान ये होने जा रहा है। दूसरे तरीके से पूछूं आपसे, दूसरे वो तरीके से जातियां भी अब सतर्क हो गई है ना। शेड्यूल कास्ट की बात ही करते हैं। शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां हैं उनमें प्रोमिनेंट जातियों को छोड़ करके बाकी सब इस फैसले से खुश होंगी। बाकी सब खुश हैं और सोशल मीडिया पर भी वो बोल रहे हैं। उनके भी घर के बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं ना, उनके हाथ में भी तो 5000 क्रांति तो सबके लिए हुई। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 1.5 लाख वाले मोबाइल से या 2 लाख मोबाइल वाले से ही लिखा जाएगा, तो 5000 वाले से भी लिखा जा रहा है। स्मार्टफोन सबके पास है, डेटा सबके पास उतना ही है, तो वो भी अब अपनी आवाज उसी तरह से कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, ये सोशल मीडिया पर भी पिट रहे हैं, तर्क में भी पिट रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसका वक्त आ गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आगे पिछड़ों में भी, और क्रीमी लेयर मुझे लगता है ना, क्रीमी लेयर एक मतलब एक किस्म का, मैं इसे फर्जीवाड़ा टाइप मानता हूं। क्रीमी लेयर कोई चीज नहीं होती, आपको कोई तरीका निकालना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचे। क्रीमी लेयर कह के आप ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ। ये किसी भी आरक्षित समाज में ऐसे नहीं देखना चाहिए। एक तो शेड्यूल कास्ट के मामले में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जजों ने भी ऐसा अभी भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसको मिल गया वो ठीक है, जिसको नहीं मिला उसकी तरफ आप देखिए। जो चिराग पासवान बात कर रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। वो कह रहे हैं ये इस आरक्षण का मतलब ये भेदभाव और छुआछूत से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों को, जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट कहकर के उनको आरक्षण दिया गया, वो कोई आर्थिक तौर पर वंचित थे, इसीलिए ही नहीं केवल आरक्षण हुआ। और ये कह देना कि किसी को एक बार अगर संबल मिल गया थोड़ा, वो मान लीजिए उसको नौकरी ले लिया या उसको कहीं एडमिशन अच्छा मिल गया, तो ये मान लेना कि वो जो जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेसाइज होता था सोसाइटी से, अलग थलग कर दिया जाता था, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो आज भी झेल रहा है उसको। देखिए, ये सौरभ बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इतना आसान नहीं है कि आप इसके इधर हो या उधर हो। हर एक का जो तर्क है ना, वो अपने तरीके से सही भी है, और दूसरा जो तर्क तेरा वो भी सही है। अब जैसे मायावती जी का जिक्र करें, मायावती जी ने बहुत फिनिश से बात की है। मायावती जी को ये पता है कि उनका जो वोट बैंक है जाटा, वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए यदि इसमें कैटेगराइजेशन होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो कैटेगराइजेशन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है, उससे एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स होगी, इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए। मतलब वो सीधे सीधे बात नहीं कर रही। चिराग पासवान जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है कि हमने आरक्षण आर्थिक आधार पर या विकास पर नहीं दिया था, बिल्कुल, है ना। तो हमारा जो आरक्षण का जो आधार था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप पूरी डिबेट देखिए, और इसीलिए उस समय EWS का विरोध किया गया था। फिर अभी आप उस पर आएंगे तो वो अलग होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कहा गया कि आरक्षण का आधार वो है कि हमारा सामाजिक जो भेदभाव है, छुआछूत जो है, वो खत्म होना चाहिए। और खत्म नहीं होगा क्योंकि उसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो कम से कम उस कमजोर वर्ग को एक ताकत दी जाए। ठीक है, इसलिए वो जो पासवान साहब हैं वो उसकी बात करते हुए इस तर्क को दे रहे हैं। लेकिन एक तर्क जो हम लोग अक्सर देते हैं इसके लिए कि भाई नहीं, उसके पीछे भी जाए ना जरा, वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पासवान कम्युनिटी, वो तो जाएगा हिस्सा, वो तो जाएगा ही, वो तो एक कारण है। लेकिन उसको मिल रहा है, हाँ, वो उसको मिल रहा है। भाई 6 की 6 सीटें आप ले आते हो, जीत जाते हो, 5 सीटें जीत जाते हो, तो वो उसका मतलब एक आपके पास पावरफुल ग्रुप है, जिसका मैंने जिक्र किया था SC में भी और ST में भी। SC में जाटा और पासवान, ये सब, ST में जो मीणा और वो सब कम्युनिटी है, वो सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक जो बहस हम लोग करते हैं, खासतौर से अपर कास्ट के लोग जो आरक्षण के विरोध में खड़े होते हैं, मैं कह नहीं रहा कि आरक्षण विरोधी है, लेकिन खड़े दिखाई देते हैं, वो बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव सोसाइटी जो है आगे बढ़ाती है देश को,
ये बात ठीक है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी होनी चाहिए कि भाई आरक्षण होता है तो पिछड़े लोग भी, कमजोर लोग, मतलब जो बच्चे 40% वाले हैं वो आ जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना नहीं बन सकती, और ये आरक्षण का आधार है। Alright, आपको पहले एक सोसाइटी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, फिर आप खुद बड़े हो गए हैं तो आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप पावरफुल हैं, मतलब आप ये जरा तर्क विरोध है। करने वालों की बात एक लाइन करते इसमें हैं। मैं जोड़ दूं संदर्भ के लिए, ईडब्ल्यूएस भी गलत है। हाँ, ईडब्ल्यूएस का निजी तौर पर जैसे मैंने वो कहा ना कि सुप्रीम SC ST में ओबीसी को जोड़ना चाहिए था, उसका तरीका निकालना चाहिए था, आप 50 60 70 करके। ईडब्ल्यूएस भी सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के लिए सरकार है। अपीजमेंट के, क्योंकि आप उसको नहीं आपको दे अगर किसी को देना है तो आप उसको फीस में दे दीजिए। आप उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड मान रहे हैं ना, तो आप उसको इकोनॉमिक आधार पर दीजिए। आप ईडब्ल्यूएस करके भी एक नए किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं। मेरा यह मानना है कि ये सब पीछे ले जाने वाले निर्णय। अच्छा, हमें धीरे धीरे आरक्षण को न्यूनतम करना होगा। न्यूनतम आरक्षण वहां हर तो समय बात ही रहेगा। नहीं हो रही अभी, वो आप रोक नहीं सकते। अभी तो बहस वहां आप देखिए, हम आपने आपको तो बात ऐसी कर बात कर दी है कि भाई चर्चा भी नहीं हो सकती। सौरभ जी, मैं क्या कर रहा हूं? छुएगा भी देखिए, नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, हमें अगर इसकी चिंता होने लगी कि मैं यहां अभी कहानी कुर्सी की बोलूंगा और मैं चिंता करूं कि नहीं सबके मैं पॉलिटिकल विशेष को या पॉलिटिकल ईगो को मसाज करूं, तो फिर मैं इंटेलेक्चुअल बेईमानी करूंगा। ठीक है, मैं आपकी नहीं बात। कर सकता। ठीक है। मेरा मानना है कि आरक्षण ये किसी भी समाज में हमेशा होना ही चाहिए, लेकिन उसका हिस्सा बहुत छोटा होगा। अगर आप हिस्सा बड़ा करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप अब बेईमान जो हैं। चिंता आप मायावती जी ने आरक्षण जताई, किसे जरा लागू उसकी बात करें कि आप ये अधिकार राज्यों को दे रहे हैं कि वो उसका कैटेगराइजेशन करें, तो क्या ये भी विवाद का मुद्दा बनेगा कि और राज्य में जो पार्टी सत्ता में होगी वो अपने हित देख करके, अपने वोट बैंक देख करके ये काम करेगी? देखिए, विवाद तो बनना ही है, तो मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें जो हाथ डालेगा उसको उससे झुलसना ही पड़ेगा। और विरोध कौन कर रहा है? विरोध तो वो राजनीतिक दल कर रहे हैं जो समाज के अंदर जाति की राजनीति की ठेकेदारी करते हैं। उनको लग रहा है कि अब सब ठेकेदार पैदा हो जाएंगे, इससे अब दूसरी छोटी पार्टियां पैदा हो जाएंगी। अब समाज के अंदर इतनी जागृति आ चुकी है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी इस बात को समझेगी कि जो अभी तक मलाई बड़ी समूह खा रहा था, अब हमें इसका हक मिलना चाहिए। अब वो लोग संगठित होंगे, उनके नए नेता निकलेंगे, वो अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाएंगे, और वो जो बड़ी जिन पार्टियों जिनके नाम पर वो राजनीति कर रहे थे उनको वो चुनौती देंगे। कोई दलित कास्ट आपको याद हो और तो बताइएगा जरा, मतलब जैसे हम जाटव की हमने भी नाम लिया, तो और ऐसे कोई ग्रुप्स आपको याद हो तो आप अपनी बात कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो जातियां हैं, और मुझे लग रहा है कि अब राजनीतिक बड़े दल है वो भी इस बात का तोल मोल कर देख रहे हैं, मोल भाव करेंगे कि उनकी राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अफेक्ट होगी, कांग्रेस भी होगी। से फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने उससे पहले मान लीजिए योगी जी ये काम करते हैं, फिर मैं वही बात, इसीलिए मैं नाम आपसे पूछ रहा था, मान लीजिए वो जाटव कहते हैं कि भाई ये जाटव को इतना प्रतिशत मिलेगा, बाकी का हम बांटेंगे औरों में, पता लगा जाटव आपसे नाराज है, अब वो एक प्रोमिनेंट ग्रुप है। जाटव तो हमेशा मायावती के साथ जुड़ा रहा, और वो अभी आपसे नाराज भी है नहीं। लेकिन जो दूसरे है, धोबी है, कुर्मी होंगे, दूसरे और पिछड़ी छोटी छोटी जातियां होंगी जिनके नाई हैं, दूसरे होंगे लुहार होंगे, चमार होंगे, जो दूसरे जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। अब उनको कैसे आप बांध के रखोगे? वो तो छिटकेंगे ना। तो अब ये राजनीतिक दलों की चिंता ये है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि इसका राजनीतिक लाभ हम कैसा ले सकते हैं और कोई दूसरा दल इसका लाभ न ले सके। पूरी राजनीति अब सिर्फ वोट बैंक के लिए होगी। समाज में निचला हिस्सा तबका को कितना समर्थन मिले, यह सब बात की बात है। सब राजनीतिक दल पहले इसमें राजनीतिक नफा नुकसान देखेंगे, उसके आधार पर निर्णय लेंगे, और कुछ राजनीतिक दल तो मुझे लग रहा है इसको जितना हो सकेगा उसे स्थगित करने की कोशिश छोटी छोटी करेंगे। जातियों के नेता भी और पनपेंगे। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश पूछे हैं तो पहले वहां से यूपी का बताइए ना, एक एग्जांपल की राज्य में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है जाटो 12% है, गैर जाटो 10% है दलितों में। अब दलितों का कुल आबादी मिला लें तो उसमें 56% जाटो है, लेकिन बाकी जो उपजातियां हैं, पासी इसमें 16% है, धोबी, कोरी, वाल्मीकि 15%, गोंड, धानुक और खटीक करीब 5% है। तो अब ये जो उपजातियां हैं, दलितों का 56% जाटव है, आपने कहा जाटव है यूपी में, तो जाहिर है कि वो बड़ा अंश है। ये देखिए क्या है कि इस फैसले से 1950 के संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति या दलितों के नाम पर धीरे धीरे जो एक विशेषाधिकार एलिट क्लास और अपने समाज के बातों को एनजीओ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब जगह या राजनीति के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला जो वर्ग है, उसकी नींव हिल सकती है इससे।
वो जो अभी नींव हिलेगी और वहां एक समानता स्थापित होने करने की स्थिति बन गई है। वैसे तो मैं देखिए अम्बेडकर जी का बहुत ही सम्मान करता हूं, मैंने पढ़ा है, खूब लिखा है उनका, लेकिन वो भी जब बैठते थे तो कुर्सी एक ही लगती थी उनके पास भी। दूसरे लोग जैसे मायावती जी बैठती हैं तो एक ही कुर्सी लगती है, बाकी लोग आके उनका चरण छूते हैं। अनेक नेताओं को देखा अब तो शायद कुर्सी भी लगने लगे बगल में, तो, बताएंगे। तो ये जो इनके लिए लगती थी, ये जो एक भाव है, क्योंकि अभी तक पिछड़ी जातियों के अंदर तो ये सब वर्गीकरण होने से अलग अलग नेता उभरे हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेसी में, बाकी में, एनजीओ में, सब में लॉबिंग बढ़ी है, नैरेटिव में भी आया, लेकिन दलितों और जनजातियों के बीच ये नहीं था। तो इसमें स्थापित सत्ता, लेकिन एक सामाजिक न्याय की पूर्ति तभी होगी जब आप जो वंचित रह गए जातियां हैं उनको लाएंगे। लेकिन जो आशंकाएं उठा रहे हैं, देखिए वो कैसे निराधार है। पहली बात जो हमारे चिराग पासवान जी उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, तो निरर्थक आप उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति ऐसा कोई यूनिफाइड नहीं है, वो डिफरेंट ग्रुप, होमोजीनियस नहीं है, वो बना के बना है। तो ये तो फैक्ट है। दूसरा ये है कि इन्होंने 3-4 दिन तक नहीं बोला। जब तेजस्वी यादव ने इस इशू को उठाया, उसके बाद लगा कि मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा कि सत्य, तब ये बाहर आए हैं और बोले हैं। मायावती जी जो कह रही है, और ऐसे तमाम जगह चल रहा है कि इससे तो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण ही खत्म नहीं हो जाएगा। जी नहीं, ये तो बहुत बड़ा कुतर्क है भाई, कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं, तो खत्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यवस्था हो उसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। अगर राजनीति और समाज या सत्ता प्रतिष्ठान इसकी शक्ति बोर्ड के लालच में भय से खो देता है, तो फिर न्यायपालिका को उसके सामने आना पड़ता है कि ये जो आपने एक मोनोलिथिक चीज बना दिया है कि भाई पानी में चाहे वो पानी सड़ जाए लेकिन तालाब में पत्थर नहीं मारेंगे, उस पर थोड़ा सा इसने किया है कि नहीं, अब इसको बाहर आना पड़ेगा। जो हर्षवर्धन जी बार बार बात करें, देखिए इस समय हम लोग अभी आरक्षण रहे न रहे उस पर बहस करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहते। इस समय केवल इतना ही चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो फिर मैं स्पष्ट करूं कि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आरक्षण न रहे। मैंने ये कहा कि आरक्षण एक न्यूनतम होना चाहिए और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि एक वर्ग को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप 50%, 60%, 80%, 90% ऐसे आरक्षण देके आप किसका भला करेंगे? इसका मतलब व्यवस्था ही बेकार है। नहीं, आपका 2-3 जो तर्क थे, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। देखिए इसका जिस प्रकार से सेकुलरिज्म, समय नहीं, ऐसा नहीं तो करते। एक लाइन, जिस प्रकार से सेकुलरिज्म भारतीय संदर्भ में हिंदू सनातन के लिए एक व्यापक अवधारणा थी कि हम सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे, उसी प्रकार से सोशल जस्टिस था कि भावना के आधार पर चीजें हों। लेकिन जब क्रूर पॉलिटिक्स कायम हो जाता है तो उसमें से सेंटीमेंट हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी सेंटीमेंट को फिर से इमोशन, लेकिन पॉलिटिक्स तो रहेगी अभी भी। अब राज्यों को अधिकार है तो राज्य पार्टी अपने अपने हिसाब से करेंगे। बहुत शॉर्ट में प्लीज। वाल्मीकि, डोम, महार, भील, खटिक, ये सब मांग रहे हैं अपना हिस्सा। इन्होंने अपना अपना अलग अलग बना लिया है और कह रहे हैं कि भाई हमको तो अलग से चाहिए, हमको उसमें चाहिए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये समाज ये अपने को हिंदू मानता है, कुछ तो जो हिंदू नहीं भी मानता है वो आरक्षण ले रहा है। अब ये डिबेट शुरू हो रही है, आए लोग आरक्षण के जो नहीं, अनुसूचित जनजाति में तो है ना। अब आप इसको रोक नहीं सकते। मैंने कल भी कहा था, नहीं अब इसको रोक नहीं सकता। जो कोई नहीं रोक जातियों का, जिसकी महत्वाकांक्षा जग गई, अब आप उसको रोक नहीं। सर ब्रेक ले लें सर, बहुत जरूरी है। परिवर्तन करने के बावजूद एक बड़ा कंट्रास्ट है, आप उसको समझिए। जो मायावती जी जैसे कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को ये देने से बड़ी झगड़ा होगा, वो ओबीसी का जब अधिकार जातियों की पहचान का सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया तो उस पर पूरे देश भर में बवाल खड़ा हो गया और मोदी सरकार ने ये फैसला किया था कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो फिर से वापस हुआ कि नहीं, ये राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए। देखिए एक नई तस्वीर आ रही है इस वक्त। आपने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो कुली लोग हमारे भाई होते हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन मुझे कोई स्टेशन तो दिखाई नहीं रहा, या तो इनसे मिलने के लिए कोई आया है, ग्रुप आया है, कोई पार्क घर दिख रहा है।